और उनके कर्म। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पित्त की निरुक्ति क्या होती है, पित्त की उत्पत्ति, पित्त के पर्याय, पित्त के गुण, पित्त के कर्म, सामान्य कर्म। तो आज हम देखेंगे पित्त के विशिष्ट कर्म। तो जैसे पित्त का क्या निरुक्ति होता है, तब संताप्य धातु अर्थात शरीर में दहन उत्पन्न करना, शरीर में उष्णता उत्पन्न करना ही पित्त को पित्त कहा जाता है। पित्त के स्थान हमने देख चुके हैं, स्वेद, रस, लसिका, रक्त, ये सब पित्त के स्थान है। लेकिन पित्त के मुख्य स्थान होता है आमाशय। हम पित्त के गुण देख चुके हैं, पित्तम स स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। पित्त उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, सर, कटु, रुक्ष, लघु, विशद, ये सारे पित्त के गुण हैं। हम पित्त के सामान्य कर्म देख चुके हैं, दर्शनम, पक्ति, रोष्मा च, श्रुत, देहम, आर्दवम, प्रभा, प्रसादो, मेधा च, पित्त कर्म विकारजम। देखना, पचाना, शरीर में ऊष्मा बनाए रखना, भूख तथा प्यास को उत्पन्न करना, प्रभा, प्रसाद, शरीर में प्रभावी कांति उत्पन्न करना, ये सारे पित्त के कर्म होते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पित्त के विशिष्ट कर्म। तो पित्त जो होता है, पित्तम पंचात्मकम, अर्थात पित्त के जो होते हैं 5 भेद होते हैं, रंजक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त तथा भ्राजक पित्त। सर्वप्रथम हम देखेंगे रंजक पित्त। रंजक पित्त, जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है उसी को हम रंजक पित्त कहते हैं। अर्थात जो पित्त यकृत प्लीहा में, जो पित्त आमाशय में रहता है और वो जो रस को रक्त बनाता है उसी को हम रंजक पित्त कहते हैं। अब हम देखेंगे साधक पित्त। साधक पित्त का हृदय में जो पित्त स्थित रहता है उसी को हम साधक पित्त कहते हैं। तो साधक पित्त का स्थान हृदय बताया गया है, उसके कर्म बताया गया, जो हृदय में रहकर बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि सभी को सिद्ध करता है उसी को हम साधक पित्त कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आलोचक पित्त। आलोचक पित्त जो होता है वो नेत्र में रहता है, उसका मुख्य स्थान नेत्र बताया गया। तो आप केवल यही याद करिए, जो पित्त नेत्र में रह के रूप का दर्शन कराता है उसी को हम आलोचक पित्त कहते हैं। अब यहाँ पे आलोचक पित्त के 2 भेद वर्णन किए गए हैं, चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त और बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त। तो चक्षु वैशेषिक से आप क्या समझते हैं, अर्थात चक्षु मतलब क्या होता है, नेत्र। तो जो नेत्र द्वारा वस्तुओं को देखकर उसमें जो भिन्नता, उसमें जो डिफरेंस होते हैं उसका जो ज्ञान कराता है उसी को हम चक्षु वैशेषिक कहते हैं। तो आप सीधा यही याद करिए, चक्षु वैशेषिक मतलब, चक्षु मतलब नेत्र। तो जो नेत्र में रहकर जो हमको देखकर उसके ज्ञान कराता है, भिन्नता का ज्ञान कराता है उसी को चक्षु वैशेषिक कहते हैं। बुद्धि वैशेषिक से आप क्या समझते हैं, बुद्धि मतलब मेधा, मेधा मतलब जो सर में रहता है, अर्थात जो बुद्धि से मतलब जो अपने बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को भी ग्रहण कर लेता है उसी को हम बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भ्राजक पित्त। यहाँ आपको ये याद करना है, भ्राजक पित्त जो होता है वो त्वचा में रहता है, जो त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा को प्रकाशित करता है उसी को हम भ्राजक पित्त कहते हैं। भ्राजक शब्द से क्या मिलते हैं, प्रभा। भ्राजक मतलब होता है प्रभा, प्रभा कब आएगी, त्वचा में। तो जो पित्त त्वचा में रह के शरीर की प्रभा को बढ़ाता है, उज्ज्वल करता है उसी को हम भ्राजक पित्त कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाचक पित्त। पाचक पित्त से आप क्या समझते हैं, पाचक क्रिया कहाँ होती है, पक्वाशय एवं आमाशय में। तो जो पित्त पक्वाशय एवं आमाशय में स्थित रह के मध्य में स्थित रहते चारों प्रकार के अन्न, 4 प्रकार के अन्न कौन होते हैं, पान, अशन, भक्ष्य और लेहा, चारों प्रकार के अन्न को पचाते हुए सम्यक प्रकार से शरीर से निष्कासन करने का जो काम करता है, जो अन्न को पचाता है उसके सार भाग और मल भाग को जो पृथक करता है उसी को पाचक पित्त कहते हैं। तो ये थे हमारे पित्त के 5 भेद। पित्त के 5 भेद का वर्णन कर चुके हैं। पित्त के 5 भेद कौन से होते हैं, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त और पाचक पित्त। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कफ के विशिष्ट कर्म। सो थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन।
एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा चैनल। तो आज का ये इस वीडियो हमारा कफ के विशिष्ट कर्म के बारे में होने वाला है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ पे हमने देखा वात के और पित्त के विशिष्ट कर्म, उनके सामान्य गुण, उनके सामान्य कर्म, उनके स्थान, उनके भेद, उनके पर्याय, उनकी निरुक्ति, सब कुछ हम देख चुके हैं। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कफ के विशिष्ट कर्म। तो अगर आप लोगों को कफ की निरुक्ति, उत्पत्ति, पर्याय, स्थान, गुण, कर्म, सामान्य कर्म, अगर आपको इन सब की वीडियोस चाहिए तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं दोबारा से रिवीजन कर देती हूँ कफ की उत्पत्ति, निरुक्ति, पर्याय, स्थान, गुण, कर्म का। उसके बाद हम देखेंगे कफ के विशिष्ट कर्म। तो पहले तो कफ की निरुक्ति बताया गया है। कफ की निरुक्ति श्लेष्म आलिंगनी, मतलब जो शरीर में मिलन का काम, संयोग का, आलिंगन का जो कार्य करता है शरीर में, उसी को हम कफ कहते हैं। कफ के पर्याय में हम देख चुके हैं सोम, बल, ओज, श्लेष्म, आलिंगन, ये सारे कफ के पर्याय हैं। जो कफ के गुण होते हैं वो गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, स्थिर, पिछिल, मंद, ये सारे जो होते हैं कफ के गुण हैं। कफ का जो सामान्य कर्म है वो शरीर में स्नेह, स्निग्धता प्रदान करना, शरीर में बल प्रदान करना, शरीर को स्थिर रखना, शरीर में गुरुत्वता का उत्पन्न होना, शरीर में वीर्य प्रदान करना, मानसिक और शक्ति को बनाए रखना, शरीर में क्षमा, धैर्य आदि को बनाए रखना, ये सारे कर्म जो होते हैं वो कफ के होते हैं। कफ के स्थान में हम देख चुके हैं कि कफ का स्थान होता है उर्व, मतलब वक्ष प्रदेश, सिर प्रदेश, ग्रीवा, आमाशय, मेद, ये सब कफ के स्थान है। इनमें से भी मुख्य स्थान होता है उर जो चेस्ट रीजन होता है वो कफ का मुख्य स्थान होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कफ के विशिष्ट कर्म। जैसे कि वात और पित्त में भी 5 भेद होते हैं, उसी प्रकार कफ के भी 5 भेद होते हैं। तो श्लेष्म तु पंचदा, उसी तरह कफ के जो 5 भेद हैं वो श्लेषक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ, अवलंबक कफ। तो पहले हम देखेंगे क्लेदक कफ। क्लेदक कफ में क्लेदन से आप क्या समझते हैं? क्लेदन मतलब किसी चीज़ में सॉफ्ट, स्निग्धता प्रदान करना, किसी चीज़ को सॉफ्ट करना। तो ये क्लेदक कफ जो होता है इसका स्थान है आमाशय। आमाशय में जो कफ रहकर अन्न का संघात करता है, मतलब उसके कड़ेपन को जो होता है वो कम कर पिंड रूप धारण करता है, क्लेदन करता है, वही क्लेदक कफ है, उसका स्थान आमाशय है। और वो वहाँ क्या करता है? अन्न का संघात करता है, उसके कड़ेपन को दूर करता है। तो ये क्लेदक कफ है। अब अवलंबक कफ जो होता है वो वक्ष रीजन में रह के अपने वीर्य की शक्ति से जो होता है वो त्रिक स्थानों को धारण करता है। और जो अन्न रस के जो साया, तो अन्न रस जो होता है वो सार भाग और किट्ट भाग में बढ़ता है। तो जो सार भाग होता है उसी से जो हृदय का अवलंबन करता है वही अवलंबक कफ है। बोधक कफ, अब हम देखते हैं। बोधक कफ जो होता है जो जिह्वा में रहता है, जो जिह्वा में रहकर सारे रसों का, सारे रस से आप क्या समझते हैं? 6 षड रस, जो जिह्वा में रह के षड रसों का ज्ञान कराता है वही बोधक कफ होता है। अब हम देखते हैं तर्पक कफ। तर्पक से आप क्या समझते हैं? तर्पक मतलब होता है नेत्र। तो जो कफ सिर में स्थित होकर चक्षु को, ज्ञानेंद्रिया का ज्ञान कराता है, मतलब चक्षु जो कफ जो होता है सिर में स्थित रहता है और चक्षु आदि इंद्रियों का जो ज्ञान कराता है वही होता है तर्पक कफ। अब ये लास्ट है श्लेषक कफ। श्लेषक से आप क्या समझते हैं? श्लेष्मा कहाँ चाहिए होता है? संधि, जॉइंट्स को आसानी से मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी श्लेष्मा चाहिए। तो जो कफ संधियों में स्थित रह के समस्त संधियों में अपना श्लेष्मन प्रदान करता है उसी को हम श्लेषक कफ कहते हैं। तो यही थे हमारे 5 प्रकार के कफ, बहुत इजी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लेदक कफ पहला था। क्लेदन से आप क्या समझते हैं? जो सॉफ्ट करता है। सॉफ्ट कहाँ होगा? अन्न का सॉफ्ट, तो वो आमाशय में। तो आमाशय में रह के जो अन्न को क्लेदन करता है वही है क्लेदक कफ। अवलंबक से आप क्या समझते हैं? जो चेस्ट में रहता है और त्रिक स्थानों को धारण करके जो हृदय का अवलंबन करता है उसी को कहते हैं अवलंबक कफ। बोधक जो होता है जिह्वा में रहता है। जिह्वा में रह के क्या करेगा? वो रस का ज्ञान कराएगा, सीधी सी बात है। तो जो रस का ज्ञान कराता है उसी को हम बोधक कफ कहते हैं। तर्पक कफ, तर्पण से आप नेत्र समझते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी। तो जो सिर में रह के नेत्र को सारी ज्ञानेंद्रिया का ज्ञान कराता है उसी को हम कहते हैं तर्पक कफ। श्लेषक कफ क्या होता है? जहाँ संधियों में रहता है, जो संधियों में रहकर संधियों को श्लेषण प्रदान करता है उसी को हम श्लेषक कफ कहते हैं। तो ये थे हमारे 5 प्रकार के कफ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।
एवरीवन, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आहार पाक के बारे में। आहार का डेफिनेशन क्या होता है, उचित मात्रा क्या होती है, अति मात्रा, हीन मात्रा, अग्निबल एंड मनी मोर टॉपिक्स वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो। सो आज का वीडियो जो होगा वो आहार पाक का ही कंटिन्यूएशन वीडियो होगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक आहार विधि विशेषताएं। आचार्य चरक ने बताया है कि किस विधि में आहार की सेवन करने से हमें आयु की वृद्धि होती है। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आहार विधि विशेषताएं। ठीक, तो फिर पहला क्या होता है आहार क्या होता है, उचित मात्रा क्या होती है, वो सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाके वो वीडियो को देखें, देन आपको ये वाली वीडियो और भी अच्छे से समझ आएगी। आचार्य चरक ने बताया है कि केवल उचित मात्रा में ही हम यदि आहार का सेवन करेंगे तो उसका शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकता है। हमको यदि आहार का शुभ फल प्राप्त कराना है तो हमको ये 8 प्रकार की विधि को फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमको उसका शुभ फल प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आचार्य चरक ने बताया था कि 8 आहार विधि विशेषताएं क्या होता है: प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। तो आचार्य चरक ने क्या बताया था, आहार का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए हमको ये 8 प्रकार को 8 को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो पहला है प्रकृति। प्रकृति क्या होता है, जैसे कि जो भी आहार द्रव्य होता है उनका एक स्वाभाविक गुण होता है, वही जो स्वाभाविक गुण वो उत्पत्ति के साथ ही उसमें विद्यमान रहते हैं। तो किसी भी द्रव्य का जो अपना स्वाभाविक गुण होता है उसी को आचार्य चरक ने प्रकृति बताया। जैसे कि जो मूंग होता है वो स्वभाव में लघु होता है, इसका मतलब उसकी प्रकृति लघु है। और जो उड़द होता है, उड़द का दाल, वो स्वभाव में गुरु होता है, इसका मतलब उसकी प्रकृति जो होती है वो गुरु होती है। ओके, सेकेंड आता है, सेकेंड पॉइंट, करण। करण क्या होता है, जो भी द्रव्य होता है उनका जो स्वाभाविक गुण होता है उससे जो भिन्न गुण होता है द्रव्य में जो उत्पन्न कराया जाता है संस्कार के थ्रू, उसको बोलते हैं करण। जैसे किसी भी द्रव्य का जो भी प्राकृतिक गुण है, लघु है या गुरु है, वॉटएवर, उसमें यदि कुछ भी संस्कार के द्वारा, संस्कार क्या है, या मतलब उसको जो होता है धोना, छिलना, अग्नि पर पकाना, उसके द्वारा जो उसमें जो नवीन गुण उत्पन्न होता है उसी को हम संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम करण कहेंगे। जैसे कोई कच्चा चावल होता है, ठीक है, उसको हम साफ करेंगे, छीलेंगे, धोएंगे, अग्नि पर उसको पकाएंगे। अग्नि पर पकाने के बाद क्या होता है, उसमें जल डालकर अग्नि पर पकाने से वो लघु हो जाता है। कच्चा चावल का स्वभाव क्या होता है, गुरु होता है, लेकिन उसमें जब संस्कार करेंगे तो उसके बाद उसका स्वभाव हो जाता है, उसका गुण हो जाता है लघु, तो उसी को हम करण कहते हैं। उसके बाद आता है संयोग। संयोग क्या है, 2 या फिर 2 से अधिक द्रव्य को एक साथ मिलाने को संयोग कहते हैं। तो आचार्य चरक ने बताया है 2 या फिर 2 से अधिक द्रव्य को एक साथ मिलाने पर संयोग। संयोग का एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है, जो भी मतलब गुण होते हैं जो पृथक पृथक द्रव्यों में नहीं होते, लेकिन जब उसको मिलाते हैं उनका संयोग होता है तो एक नवीन गुण उत्पन्न होता है जो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग संयोग कहते हैं। आचार्य चरक ने ये भी बताया यदि उचित मात्रा में संयोग नहीं हुआ तो वो एक हानिकारक गुण भी उत्पन्न कर सकता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे एग्जाम्पल बताया गया है कि घी और मधु का अगर समान मात्रा में संयोग किया गया तो वो विष के रूप में बन जाता है, परंतु घी और मधु को यदि हम पृथक पृथक प्रयोग करेंगे तो वो विष नहीं होता है। तो हमको उचित मात्रा में ही संयोग करना है जिससे हमें शरीर में लाभ मिले। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, राशि। राशि को सिंपल वर्ड में कहते हैं मात्रा। राशि का विचार करते हुए आचार्य चरक ने 2 प्रकार बताए, 2 प्रकार का विचार किया। एक सर्वग्रह राशि होता है और एक परिग्रह राशि होता है। सर्वग्रह राशि जानने के लिए क्या होता है, जैसे हम कोई भी लंच या डिनर कुछ कर रहे हैं तो उसमें उसका जो संपूर्ण आहार द्रव्य की जो राशि को एक साथ जो ग्रहण करते हैं उसी को हम सर्वग्रह कहते हैं। मतलब हमारे भोजन में बहुत सारे अलग अलग आइटम्स हैं, उन सबको मिला के कितना है, आधा किलो है, तो वो होता है सर्वग्रह राशि। नाउ सेकंड, परिग्रह राशि। परिग्रह आहार में उपस्थित जितने भी द्रव्य हैं, मतलब जितने भी आइटम्स हैं, उनको पृथक पृथक मात्रा जो होती है उसी को हम परिग्रह राशि बोलते हैं। जैसे आधा किलो चावल है, पौना किलो दाल है, वॉटएवर जो भी है, तो अलग अलग जो मात्रा होती है आहार द्रव्य, जो भी हम आहार ग्रहण करें उसमें अलग अलग मात्रा जो होती है हर द्रव्य का, उसी को हम लोग परिग्रह कहते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट कम्स देश। देश से क्या तात्पर्य है आपका, स्थान। देश से तात्पर्य होता है स्थान।
स्थान विशेष बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है आहार में। जैसे जो जलीय स्थान होता है, एक स्थान जो होता है आहार में बहुत इंपॉर्टेंस। जैसे जलीय स्थान में उत्पन्न होने वाले जो भी द्रव्य होंगे वो ऑफकोर्स जो होते हैं वो गुरु होता है। लेकिन जैसे राजस्थान आदि देश में उत्पन्न होने वाले द्रव्य जो होते हैं वो स्वभाव में लघु होते हैं, ठीक है, क्योंकि जलीय स्थान जो होता है वो जल महाभूत की अधिकता होती है और जल जो होता है गुरु होता है। और जो राजस्थान है वगैरह वो सब जो होते हैं वो गर्म होता है, तो वो लघु होगा वहाँ के तो देश जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आहार उसमें। नाउ कम्स काल। 6th पॉइंट इज काल। आचार्य चरक के अनुसार काल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नित्यक और अवस्थिक काल। नित्य क्या होता है कि नित्य मतलब ऋतु के अनुसार जो ऋतु की अपेक्षा रखता है उसी को हम लोग नित्य काल कहते हैं। मतलब जिस ऋतु में पुरुष को अपने शरीर के सातवें द्रव्य का प्रयोग मतलब ऋतु के अनुसार शरीर में सातवें द्रव्य के प्रयोग करने को ही हम लोग नित्य काल कहते हैं। अवस्थिक काल होता है मतलब विकार की अपेक्षा। अब नित्य काल क्या होता है, ऋतु की अपेक्षा रखता है। अवस्थिक काल जो होता है वो विकार की अपेक्षा रखता है। मतलब ज्वर में जो होता है दूध हानिकारक होता है परंतु नव ज्वर में, लेकिन जीर्ण ज्वर में जो होता है वो लाभकारक होता है। तो अवस्था के अनुसार किसी भी द्रव्य के आहार द्रव्य के प्रयोग को ही हम लोग काल में लेते हैं, उसी को हम लोग अवस्थिक काल कहते हैं अवस्था के अनुसार। नाउ कम 7 पॉइंट्स। उपयोग संस्था। उपयोग संस्था क्या होता है, उपयोग के जो नियम होते हैं उसी को उपयोग करने का जो नियम होता है उसी को हम लोग उपयोग संस्था कहते हैं। जैसे कि बताया गया है कि पहले जब हम लोग ने जो भोजन कर चुके हैं उसका जब जीर्ण हो जाएगा उसके बाद हमको दूसरा भोजन करना है। भोजन पाचन होने के बाद ही भोजन करना है। यदि भोजन पाचन होने के पूर्व भोजन कर लेंगे तो वो आमावस्था अजीर्ण उत्पन्न करेगा जिससे त्रिदोष प्रकोपित होगा और शरीर में जो होता है दोष उत्पन्न होगा। नाउ कम लास्ट पॉइंट 8 उपयोगिता। उपयोगिता मतलब जो व्यक्ति डेली कोई भी एक चीज़ को डेली यूज़ कर रहा है तो वो उसके शरीर में जो होता है साथ में हो जाता है। एक टाइम के बाद उसको वो हानिकारक नहीं होता क्योंकि वो डेली यूज़ कर रहा है उस चीज़ के लिए, उसका शरीर साथ में हो चुका है, तो उसी को हम कहते हैं उपयोगिता। सो आचार्य चरक ने 8 आहार विधि विशेषताएं बताया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ कम सेकेंड टॉपिक इज कोस्ट। कोस्ट क्या होता है, जहाँ पे आहार स्टोर होता है, जहाँ पे उसका पाचन होता है वो। तो आचार्य चरक ने जो होता है कोष्ठ के 3 प्रकार बताए हैं। मृदु कोष्ठ होता है, क्रूर कोष्ठ होता है और मध्यम कोष्ठ होता है। तो जो मृदु कोष्ठ होता है वो उसमें आचार्य चरक ने बताया जब कोष्ठ में पित्त की अधिकता वाली जो कोष्ठ होती है उसको हम लोग मृदु कोष्ठ कहते हैं। क्रूर कोष्ठ के बारे में आचार्य चरक ने बताया कि जहाँ वायु की अधिकता होती है तो उसको क्रूर कोष्ठ कहते हैं। इसमें जो होता है मनुष्य को जो होता है बहुत कठिनाई से विरेचन होता है और मृदु कोष्ठ में बहुत सुख विरेचन होता है। तीसरा आता है मध्यम कोष्ठ। जब तीनों दोष समान अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति का कोष्ठ जो होता है मध्यम कोष्ठ होता है, यह विरेचन में साधारण होता है, ठीक है। तो ये होता है कोष्ठ। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्रिया शारीर पेपर 2 का स्टार्टिंग जो कि है धातु का निर्माण, उसका पोषण क्रम एंड इससे हम जो होते हैं पूरी सीरीज से धातु की वीडियोस अपलोड करेंगे जो आपको एक प्लेलिस्ट धातु के रूप में बना के जो होता है हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो उसको बाद में भी देख सकते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो हमने पेपर 1 दोष एंड इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट और आहार पाक को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस जाके देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो धातु का निर्माण और उसके पोषण क्रम के बारे में, ठीक। पहले धातु को पढ़ने के लिए पहले हम बता देंगे धातु क्या होती है। धारणा धातु जो शरीर को धारण करती है उसी को धातु कहते हैं। हमारे शरीर में धातु कितने प्रकार की होती है, 7 धातुएं होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्रम से धातु है, ओके।
धातु का शरीर में कैसे पोषण होता है, कैसे निर्माण होता है, पहले इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं कि धातु का निर्माण कैसे होता है शरीर में, उसका पोषण का क्रम क्या है। तो हमने देख लिया है कि शरीर में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं अन्न, उसका जो अन्न होता है वो शरीर में जाके दो भागों में विभाजित होता है। एक उपयोगी अंश होता है और एक अनुपयोगी अंश होता है। उपयोगी अंश जो होता है वो आगे जाके शरीर में जो होता है धातु बनाता है, और जो अनुपयोगी अंश रहता है जो होता है पुनीश और मूत्र, वो शरीर से जो होता है निष्कासित हो जाता है। उपयोगी अंश जो रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, अन्न रस कहते हैं। अन्न रस का ही जो होता है विकास और पोषण होने के बाद आगे जो होता है धातुओं में वो परिवर्तित होता है। तो धातु जो होता है बनने के जो होता है 3 मान्यता बताई गई हैं: क्षीर दधी न्याय, केदारी कुल्य न्याय और खले कपोत न्याय। कुछ एग्जाम्पल से बताया गया है कि इसी प्रकार जो होता है हमारे शरीर में भी धातुएं बनती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्षीर दधी न्याय। हम सभी जानते हैं क्षीर दधी न्याय। क्षीर दधी न्याय से आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें जो होता है दूध, क्षीर मतलब होता है मिल्क, उसको कर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मिल्क का कर्ड से कन्वर्जन को रिलेट करके बताया गया है कि धातु भी कैसे बनती है और किस क्रम में बनती है। तो पहली बात तो ये है, यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार जो होता है कोई भी दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार हम जो भी कुछ अन्न का सेवन करते हैं उसका जो सार भाग रहता है, उपयोगी अंश जिसे हम कहते हैं, वो अन्न जो होता है वो रस धातु में कन्वर्ट होता है। रस धातु जो होता है रक्त में, रक्त जो होता है मांस में, मांस जो होता है मेद में, मेद जो होता है वो अस्थि में, अस्थि जो होता है मज्जा में, मज्जा शुक्र में संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो क्षीर दधी न्याय में कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार शरीर में हम आहार जो भी लेते हैं वो कैसे हमारे शरीर में जो होता है उपयोगी अंश बन के धातुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से बताया गया है कि कभी भी अगर हमको क्रम से देखा जाए, अगर आगे की धातु बनने के लिए अगर हम चाहते हैं आगे की धातु हमारी अच्छी हो, तो हमारी जो पहली पूर्व धातु है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आगे की धातुएं भी अच्छी होंगी। तो यहाँ बताया गया कि पूर्व की धातु से जो होता है उत्तर धातु का निर्माण का क्रम जो होता है चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम अन्न जो होता है अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी, सब अच्छी तरीके से हम अन्न का सेवन करेंगे, जो भी हमारे आहार में बताया गया है कि किस प्रकार का आहार सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, अगर उसके हिसाब से हम अच्छा आहार सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की सारी धातुएं भी अच्छी बनती हैं। अगर हमारा आहार लेने का जो होता है तरीका या फिर मात्रा कह सकते हैं आप, वो ही सही नहीं होगा कि तो आगे की धातुएं भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो उत्तर की धातु जो होती है किस पर निर्भर रहती है, पूर्व की धातु। अगर पूर्व की धातु से जो होती है उत्तर धातु का निर्माण क्रम चलता रहता है। तो पूर्व धातु जो होता है रस, उत्तर धातु जो होता है रक्त। तो रस से जो होता है रक्त का निर्माण होता है, रक्त से जो होता है मांस का निर्माण होता है, मांस से जो होता है मेद का निर्माण होता है। इसी प्रकार का क्रम पूरा चलते रहता है। तो इसे बताया है कि क्रम परिणाम पक्ष कहते हैं। ठीक, यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से पूर्व धातु से उत्तर धातु बनता है उसी को हम क्रम परिणाम पक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पाचन हो जाने के बाद जो होता है प्रत्येक धातु का जो होता है 2 भागों में परिणाम होता है। ठीक, तो 2 भागों में क्या परिणाम होता है, प्रसाद भाग और मल भाग। प्रसाद भाग जो होता है जो शरीर में उपयोग होता है, मल भाग जो होता है शरीर से निकल जाता है। तो प्रत्येक धातु का जो होता है मल बनता है। प्रत्येक धातु का 2 भाग होता है, प्रसाद जो होता है उपधातु, और जो मल भाग होता है वो जो होता है उसका हर धातु का अलग अलग मल होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन से धातु के कौन से मल है, कौन से धातु को कौन सा उपधातु है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पीजी लेवल के लिए भी, और हमारे जो होते कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी एग्जाम देते हैं हम उन सब में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। जो हमारी प्रसाद भाग होती है वो स्थूल और सूक्ष्म 2 भागों में विभाजित होती है। जो स्थूल प्रसाद अंश होता है उसको हम धातु कहते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में बनती है। जो थोड़ी क्वांटिटी में सूक्ष्म प्रसाद अंश होता है उसको हम उपधातु कहते हैं। उपधातु का जो निर्माण और पोषण करती है वो सूक्ष्म वाली होती है। ओके, यहाँ पे एक श्लोक है जो चरक चिकित्सा स्थान का है। रसाद रक्तम ततो मांसान मांसान मेद ततो अस्थि च अस्थ्यनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते। बताया गया है कि जो भी रस धातुओं से रक्त, रक्त से मांस, जैसे हम प्रीवियसली बता चुके हैं क्रम से जो थे सभी धातुओं की उत्पत्ति शुक्र धातु तक चलती है।
तो यहाँ पे हम उपधातु क्या कहते हैं, लाइक हमको बताया गया धातु जो होती है वो शरीर को धारण और पोषण दोनों करती है, ओके। लेकिन जो उपधातु होती है वो शरीर को जो होता है धारण तो करती है परंतु वो पोषण नहीं करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है धातु और उपधातु में। तो यहाँ बताया गया रस धातु के जो उपधातु होती है वो स्त्रियों में स्तन्य होता है और आर्तव होता है। रक्त धातु की जो उपधातु है वो कंडराएं हैं और सिराएं हैं। सिरा और कंडरा जो होता है वो रक्त धातु का उपधातु है। मांस धातु का उपधातु क्या है, वसा है और षड त्वचा है। षड त्वचा क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मांस धातु पढ़ेंगे। अभी हम बता दे रहे हैं कि मांस धातु का जो होता है उपधातु क्या है, वसा है और षड त्वचा है। मेद धातु का उपधातु क्या है, स्नायु, ठीक। तो ये जो होता है उपधातु के बारे में बताया गया है। आगे हम बताएंगे कौन से धातु का मल कौन सा होता है, ओके। तो मल के बारे में बताया गया है कि अन्न का जो किट होता है वो पुरीश है और मूत्र होता है। हम कोई भी अन्न अगर